हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक इंसिडेंस मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इंसिडेंस करती है किसी मीडियम पे एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो नॉर्मल इंसिडेंस है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो मैक्सिमम टाइम हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू ईटा टाइम्स एच वेक्टर। मीन्स ई बाई एच इज इक्वल टू ईटा, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम टाइम हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है हम यहाँ से ये कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस रिलेशन की बजाय आप मैक्सिमम टाइम इन फार्मूला को यूज़ कीजिए। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, क्योंकि इस ये फार्मूले इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। एक चीज़, ये सबसे पहली चीज़ थी, जब आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ऐसे याद रखें। अब ये जो बी वेक्टर है, बीटा वेक्टर, ये वेव की प्रोपेगेशन का वेक्टर है। जैसे एक्चुअली होता क्या है, ये आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे बीटा वेक्टर। तो जब भी आपको एच निकालना है तो बीटा क्रॉस ई, और जब आपको ई निकालना है तो एच क्रॉस बीटा। एच के लिए बीटा क्रॉस ई, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एच क्रॉस बीटा। ये आप देख सकते हैं सर। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है। जैसे आपके पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी रिफ्लेक्टेड आएगा, और जो बीटा है ये भी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मीन्स जो रिफ्लेक्शन का मीडियम है। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये एक मीडियम है, मीडियम 2, दिस इज़ मीडियम 1। यहाँ से एक वेव इंसिडेंट हुई। अब ये देखिए, ये इसका प्लेन ऑफ इंसिडेंस वो कौन सा है, वो ये वाई एक्सिस, ये सॉरी एक्स जेड प्लेन। मान लो यहाँ पे जेड है बाहर की साइड और ये एक्स है, तो ये एक्स जेड प्लेन है, और ये वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कांस्टेंट है, वाई इसके ऊपर कांस्टेंट है। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ, ए वाई कैप। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी वेव है उसकी वेव की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा हमेशा बीटा। जब भी आप वेव का कहीं से एंगल निकालते हैं, कि जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये बीटा रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो एंगल होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, उसके थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं, जबकि वेव को आइडेंटिफाई करेगी उसकी डायरेक्शन बीटा। हमेशा ध्यान रखें। अब ये आप इलेक्ट्रिकल फील्ड ट्रांसमिशन के लिए ऐसी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वाला मीडियम सेकंड आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं सर। अब ओब्लिक इंसिडेंस मैं आपको बता चुका हूँ, जब थीटा 90 डिग्री इक्वल नहीं है और थीटा अगर 90 डिग्री है तो वो नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये देखिए, एक मीडियम है, मीडियम 2, मीडियम 1। अब अगर आप इस मीडियम को ध्यान से देखें तो इस मीडियम का नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए वाई कैप। और ये जो वेव है, ये आपको मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिकल फील्ड वेव दे रखी होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेव, ई वेक्टर गिवन होगा या फिर एच वेक्टर गिवन होगा। फिर आपको बोला जाएगा कि आप 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और ब्रियोस्टर एंगल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इन सभी को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेव की पोलराइजेशन। वेव की पोलराइजेशन 2 टाइप से होती है। एक होती है वेव की पोलराइजेशन परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, और एक होती है पैरेलल पोलराइजेशन। मैं आपको बता दूं, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का मीनिंग है, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। अब प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे, प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज दिस। अब इस प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर होता है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर है ए वाई कैप। इसका मतलब ये है, जो भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन होगा, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस नॉर्मल के साथ पहले आप एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एंगल 90 डिग्री आता है तो वो नॉर्मल परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है, और अगर
मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप इसके साथ एंगल निकालें, अगर वो 90 डिग्री आता है, देखिए पैरेलल पोलराइजेशन के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर एंगल 0 या 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल है, सेकंड मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पे जब भी वेव इंसिडेंट हुई तो हमने जो एंगल निकालना है वो नॉर्मल के साथ निकालना है, और प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्योंकि इस टाइप से था, वाई एक्सिस था, तो वाई नॉर्मल बना था, तो ये आ गया इसका ट्रांसमिटेड एंगल और ये आ गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का एंगल निकाल लेंगे, उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होएगी और उसका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जैसे यहाँ पे ए वाई कैप है तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके इन दोनों के बीच में ए वाई और इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेंगे। अगर वो 90 डिग्री आता तो वो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, अगर वो 0 या 180 आता तो वो पैरेलल पोलराइजेशन। तो अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का केस। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जनरली हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज़ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया होता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जो फील्ड परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर पोलराइजेशन मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 1 प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के सम, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के केस में मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 प्लस इस चीज़ के इक्वल है, तो ये इक्वेशन गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ तो चलो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। अब देखिए अगर आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर के केस के अंदर, तो आप फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे 1 प्लस, तो आपके पास आ गया ये ET/EI। अब आपके पास देखिए ER है, EI है, आपके पास ET, तीनों फील्ड आ गए। और आपके पास बीटा मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि तीनों उसका कैसे निकालना है, मतलब बीटा आर कैसे निकालना है, बीटा ई तो ऑब्वियसली गिवन होता है, और बीटा ट्रांसमिटेड कैसे निकालना है। तो अगर आपके पास बीटा गिवन होता है तो आपको ये दूसरा ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इनिशियली मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला जो थे, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं, तो इनसे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही अगर पैरेलल पोलराइजेशन है तो पैरेलल पोलराइजेशन का एक मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो आपने ये फॉर्मूला एक चीज़ क्लियर कर लें, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के हमेशा नेगेटिव आता है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो आप देखिए एक फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं, पैरेलल पोलराइजेशन के इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो इसके इक्वल है। बस यहाँ पे जो आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा ई था, इन दोनों को रिप्लेस करना है, थीटा ई और थीटा डी को, तो ये आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसके नेगेटिव है, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं इसका नेगेटिव, और उसके अंदर 1 प्लस ऐड करके 1 ऐड करके आप यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब आपके पास ER है, EI है, HT है, HI है, तो आप बाकी सभी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ब्रेस्टर एंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है। ब्रेस्टर एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके बाद जैसे यहाँ पे जो था, जिस एंगल पे अगर थीटा ई इज इक्वल टू थीटा बी हो जाता है तो पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, कोई भी रिफ्लेक्शन वहाँ पे नहीं होती, सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन होता है कि नो वेव इज रिफ्लेक्टेड, इसका मीनिंग ये है कि वो वेव ब्रेस्टर एंगल के ऊपर ही इंसिडेंस हुई है। और ब्रेस्टर एंगल निकालने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, अब अगर सारी की सारी वेव ट्रांसमिट होगी तो कोई वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 आ गया, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके, थोड़ा मैनिपुलेशन से आप यहाँ से ये कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा बी इज इक्वल टू, एक्चुअली tan
tan थीटा ई, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा बी ब्रेस्ट एंगल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एप्सिलॉन आर मीडियम 2 एप्सिलॉन आर मीडियम 1 अंडर द रूट। कई हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार वो वे हम जनरली क्वेश्चन जब प्लॉट करते हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, और कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो वेव ऊपर से इंसिडेंट हो रखी होती है, तो हम उसको फॉर्मूला फिर हम उसको में उल्टा अप्लाई कर देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, आप इसको ऐसे लिखें मीडियम 2 डिवाइड बाई मीडियम 1, या फिर मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइड बाई मीडियम ऑफ इंसिडेंस, ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उन क्वेश्चन को आप एक बार मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपको ये ऑब्लिक इंसिडेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको 2-3 न्यूमेरिकल जो अभी गेट 2018 के अंदर भी पूछा गया ब्रेस्ट एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपको ये ऑब्लिक इंसिडेंस के आप सारे क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।